Hello, welcome to Kaya Mentors. Today we are starting chapter first of class 10th biology. सी ये जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ लाइफ प्रोसेस, ये एक बेसिक चैप्टर है, ठीक है। जो भी 10th की बायो है उसका एकदम बेसिक चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो अपनी बॉडी में उनके जितने भी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायो हम लोग पढ़ने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजी मतलब द वर्ड बायोलॉजी इज़ कंपोज्ड ऑफ टू, इसको अगर हम लोग बाइफरगेट करें तो इसमें दो छोटे टर्म्स हैं, बायो एंड लॉजी। लॉजी मीन्स किसी भी चीज़ की स्टडी एंड बायो मीन्स लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में यहाँ हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। द लाइफ, वी नो द स्टेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ इज़ द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास लाइफ है, सो लाइफ इज़ अ स्टेट, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टेट है वो है लाइफ। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लाइफ प्रोसेस करते हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस। नाउ लाइफ प्रोसेस कौन परफॉर्म करेगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे, बिकॉज लाइफ उनका एक स्टेट है, तो वो अपने स्टेट को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं? लाइफ प्रोसेस करते हैं, लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, अपना लिविंग कैरेक्टर को कंटिन्यू रखने के लिए। सबसे पहले अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि लिविंग कौन है और नॉन लिविंग कौन है ना। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा लिविंग या नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, तो हम कैसे बता पाएंगे कि लिविंग का कैरेक्टर है ये नॉन लिविंग का कैरेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मूवमेंट शो करेंगे और बिना एक्सटर्नल फोर्स के। मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे तब भी वो मूव कर सकते हैं, लाइक मी, यू, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ऑल द प्लांट्स, तो जितने भी प्लांट और एनिमल हैं जिनको मूव, जो अपने आप मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, तो वो सब क्या है? लिविंग है। तो प्लांट और एनिमल ऐसा कर सकते हैं। अब जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। हाँ, ऑल्दो वो मूव करेंगी बट जब आप उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे वो उसके बाद मूव करेंगी। उनका कोई इंटरनल फोर्स नहीं है जो उनको मूवमेंट करवा सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहला जो कैरेक्टर है मूवमेंट इज परफॉर्म बाय, जो मूवमेंट वाला जो कैरेक्टर है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नाउ आप लोग जो भी है ये बोलेंगे कि प्लांट्स तो ऐसा करते ही नहीं है, प्लांट्स तो मूव नहीं करते, तो प्लांट्स अपनी टहनियाँ नहीं हिलाएंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? उनका जो मूवमेंट है ना वो उनका ग्रोथ है। ग्रोथ इज़ कंसिडर्ड एज मूवमेंट। उनका जो वो ग्रो कर रहे हैं उनका साइज़ जो है वो मिनिएचर से धीरे धीरे जो बड़ा होता है, यही जो एक फेज़ है वो मूवमेंट कंसिडर की जाती है। इसके अलावा एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, और देखो सारे प्लांट्स तो इतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं शो करेंगे, बट देखिए मूवमेंट में दो चीज़ें हैं, एक तो मूवमेंट है, एक लोकोमोशन है। मूवमेंट इज़ सिंपल, जब आप या तो कुछ ग्रो कर रहे हो या थोड़ा बहुत अपनी बॉडी, अपने पार्ट्स को मूव कर रहे हो, वो होता है मूवमेंट। एंड लोकोमोशन इज़ हायर फेज ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का थोड़ा सा एक अच्छा क्या है, हायर एक फेज़ है। मतलब लोकोमोशन में क्या होता है? ऐसे मूवमेंट, लोकोमोशन इज दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच वी कवर सम डिस्टेंस। हम क्या करते हैं? अपना प्लेस चेंज करते हैं। अब प्लांट्स तो ऐसा नहीं करते, अपना प्लेस तो चेंज नहीं करते, तो उनके अंदर नॉर्मल मूवमेंट, जो सिंपल मूवमेंट होता है वो देखने को मिलता है। बट जो हायर एनिमल्स हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल अस या फिर जो भी एनिमल्स हैं, उनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट, जो थोड़ा अच्छा मूवमेंट है, वो देखने को मिलता है, दैट इज लोकोमोशन। तो लोकोमोशन इज ऑलवेज इन द केस ऑफ एनिमल्स, और वी कैन से हायर ऑर्गेनिजम्स। हायर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर लोकोमोशन होता है, और जो लोअर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल योर प्लांट्स, इनके अंदर नॉर्मल मूवमेंट ही देखने को मिलता है, ठीक है। बट एक बेस्ट एग्जांपल मूवमेंट का है माइमोसा प्यूडिका, जो छुई मुई का प्लांट होता है, टच मी नॉट प्लांट, है ना, उसके बारे में आपने खूब सुना होगा। तो उसकी जो लीव्स हैं, हम उनको जब भी टच करते हैं दे टेंड टू कोलैप्स, है ना, वो क्या हो जाती हैं? कोलैप्स हो जाती हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है, अब ये मूवमेंट है तो वो मूवमेंट शो कर रही है, इट मीन्स
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सारे प्लांट ही ऐसा करें, कुछ स्पेसिफिक प्लांट तो शो कर रहे हैं बहुत अच्छा खासा मूवमेंट, बट मूवमेंट प्लांट भी शो करते हैं एज इन ग्रोथ के फॉर्म में थोड़ा बहुत मूवमेंट वो भी शो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग चैप्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं, इनके अंदर प्लांट्स के अंदर जो थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टिमुलस के डायरेक्शन के हिसाब से होता है। लाइक आपने सनफ्लावर देखा होगा, वो सन की डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो क्या है, मूवमेंट ही तो है, एक्सटर्नल फोर्स से तो वो मूव कर नहीं रहा है, तो एक तरीके का मूवमेंट ही है। एंड मूवमेंट, सो जो मूवमेंट है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मूवमेंट परफॉर्म करेंगे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट यू हैव टू बी रिमेंबर, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर इज ग्रोथ। नाउ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ शो करेंगे, इंटरनल ग्रोथ। देखो ग्रोथ दो टाइप की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल ग्रोथ? फॉर एग्जाम्पल एक लैंडस्केप है, या फिर फॉर एग्जाम्पल एक ग्लेशियर है, बर्फ़ का पहाड़ है, वहाँ पे ऊपर से छोटा सा बर्फ़ का बॉल अगर हम लोग डालते हैं तो वो नीचे आते आते जब उसके ऊपर पूरी बर्फ़ की आइस की कोटिंग हो जाती है, स्नो की कोटिंग हो जाती है, तो वो नीचे आते आते थोड़ा सा बड़ा हो जाता है साइज़ में। सो क्या हम उसको ग्रोथ कंसिडर करेंगे? वो तो बढ़ गया, उसकी तो ग्रोथ हो गई, बट इट इज़ नॉट इंटरनल ग्रोथ। उसका अंदर से कोई भी अंदर से निकल के नहीं आई है वो ग्रोथ, उसने अंदर से अपने आप को यूटिलाइज करते हुए, मतलब अपने अंदर एनर्जी यूटिलाइज करते हुए उसने कोई ग्रोथ शो नहीं की है। इट्स अ एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, ग्रोथ इरिवर्सिबल होनी चाहिए। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है वो इंटरनल एंड इरिवर्सिबल है। क्या होनी चाहिए? ग्रोथ इंटरनल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स हम लोग एक बार जब ग्रो कर गए तो ऐसा थोड़ा होता है वापस से छोटे होते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होता। एक बार जो ग्रोथ हो गई वो ग्रोथ रहती है, ठीक है। या फिर हम उसी ग्रोथ तक, उसी हाइट तक अटेन रहते हैं, उससे कम तो हम कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ जो है वो रिवर्सिबल होएगी। इरिवर्सिबल जब भी ग्रोथ है, इरिवर्सिबल और इंटरनल, वो ट्रू ग्रोथ होती है। एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज सीन ओनली इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग नेवर शो एनी इंटरनल ग्रोथ, और वी कैन से रिवर्सिबल। उनकी जो ग्रोथ होती है वो रिवर्सिबल ग्रोथ होती है। आपने कल को हम कचरा डालने लगे यहाँ पे, धीरे धीरे वो हीप बनता जाएगा, तो हम तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि वो तो जो नॉन लिविंग हीप है वो तो ग्रो कर रहा है। या फिर माउंटेन्स, जनरली देखिएगा जो माउंटेन्स होते हैं वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं, तो क्या हम उनको ग्रोथ कंसिडर करेंगे? नो, हम लोग उसको ग्रोथ कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है वो, और वो क्या है, जस्ट एक तो एक्सटर्नल है और रिवर्सिबल है। वो वापस से आप लोग माउंटेन को कटवट करो, पत्थर वगैरह जो भी है हम ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी डिमिनिश हो जाएगी या फिर डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑल दो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे 11th में कि वैसे ये जो ग्रोथ है ना, ये एक डेफिनेट एक वो नहीं है, कैरेक्टर नहीं है ना। ये कितना अच्छा कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिग्निफाई करने के लिए, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं है उनको डिफाइन करने के लिए। इट्स नॉट अ डेफिनेटिव कैरेक्टर, बट देन ऑल्सो हियर वी इंक्लूड दिस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे अंडरगो मेटाबॉलिज्म, उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म आर द ऑल दोज रिएक्शंस विच आर हैपनिंग इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हैं, ऑल दोज रिएक्शंस विच आर टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और उनको हम लोग कंबाइनली मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ दीज ऑल रिएक्शंस। जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, आए दिन हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ नया बन रहा है, कुछ टूट रहा है। टूटता क्या है? जो हम खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर फॉर्म में। सो इट इज़, ये एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो गई। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो दो टाइप का होता है ब्रॉडली, ठीक है। इसके अंदर दो टाइप की रिएक्शन होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक, या फिर एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है?
सिंथेसिस, और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन। ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एनाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ बनता है। एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस आर ऑल दोज रिएक्शंस विच जनरली उनके अंदर क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, वो टूटता है। नाउ अगर एग्जाम्पल लें तो एनाबॉलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। और इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो आपका फूड होता है दैट इज C6H12O6, इसका ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, ठीक है, बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का कॉम्बिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बना लेता है, फूड दैट इज ग्लूकोज। तो ये क्या है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हो रहा है। और कैटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है उसमें ब्रेकडाउन होता है, एंड इसका एग्जाम्पल है हमारे पास रेस्पिरेशन। एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज, देखिए आप लोग वैसे चैप्टर में आगे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, बट अभी के लिए क्या समझना है, रेस्पिरेशन के अंदर ये जो फूड बनता है ना C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है इनटू किसके अंदर, एनर्जी, ATP सिंथेसाइज होती है, इसके साथ CO2 एंड वाटर भी फॉर्म होता है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट, बट हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ग्लूकोज टूटता है, सो इट इज़ अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, और इसमें ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ एनाबॉलिक रिएक्शन। तो जब भी ये पॉइंट ध्यान रखना, मेटाबॉलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी प्रॉपर्टीज़ में, वाई, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेटाबॉलिज्म में दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। एक एक एग्जाम्पल दोनों के याद रखने हैं कि किसके अंदर ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है और किसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन। नाउ रिप्रोडक्शन इज गिविंग बर्थ टू न्यू यंग वंस, है ना, यंग वंस को या फिर ऑफस्प्रिंग्स को जनरेट करना, रिप्रोड्यूस करना, वापस से प्रोड्यूस करना, अपनी बॉडी को यूटिलाइज करते हुए, अपनी सेल्स को यूटिलाइज करते हुए, वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। सो इट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, बट देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बिकॉज कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, मीन्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट मीन्स ऐसा तो नहीं है कि वो नॉन लिविंग है, सिर्फ वो रिप्रोड्यूस ही तो नहीं कर सकते, बाकी तो सारे फंक्शंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना वो नॉन लिविंग है, बट रिप्रोडक्शन के हिसाब से तो वो नॉन लिविंग हो जाएंगे बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। सो दैट रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आज भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्या है, बहस होती है इस टॉपिक पे, ठीक है। सो हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है, हाँ ये सारे पॉइंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं, बट देन ऑल्सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे बोथ आर नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। द नेक्स्ट थिंग इज, और जो लास्ट एक प्रॉपर्टी है वो है डेथ। क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ, और वी कैन से नेचुरल डेथ, ठीक है। अब वो तो ज़रूरी नहीं है नेचुरली हो, डेथ आप ध्यान रखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने बर्थ लिया है, ठीक है, जो बने हैं, उनका डेथ हमेशा होगा। नॉन लिविंग का ज़रूरी नहीं है डेथ हो, उनका तो डिके होता है टाइम के साथ, ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम वो डिके हो जाता है, बट उनका कभी डेथ नहीं होता। ऐसा सुना है कभी चेयर मर गई या फिर जो भी है कोई भी नॉन लिविंग चीज़ मर गई, ऐसा तो कभी नहीं होता, ठीक है। तो हमारे अंदर क्या होता है, डेथ एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक और इसके अलावा एक चीज़ और होती है, प्रोटोप्लाज्म, या फिर हाँ हैविंग प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का होना लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोटोप्लाज्म जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। प्रोटोप्लाज्म मीन्स द फ्लूइड, द लिविंग फ्लूइड, दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोप्लाज्म है या फिर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, इससे ही सेल बनता है, आगे प्रोटोप्लाज्म से ही, ठीक है। मेम्ब्रेन आती है तो सेल बन जाता है। तो ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, देन इट इज़ कंसिडर्ड एज लिविंग, तभी वो लिविंग होगा, वरना वो लिविंग नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है वाइल यू आर डिफाइनिंग और वाइल यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेटाबॉलिज्म सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको ध्यान रखनी है। और जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। मूवमेंट एंड जो आपका ये होता है मेटाबॉलिज्म, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग कभी भी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, रिमेंबर, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली नॉन लिविंग में ही पाई जाएंगी। नाउ अब हम चैप्टर के अंदर आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चैप्टर का नाम है, अब हमें ये पता चल गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, तो अब हम आराम से देख सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या होंगे जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेंगे। सो द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय all living organism to maintain their life generation after generation। और नॉर्मल अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी लिविंग स्टेट को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जितने भी फंक्शंस एक लिविंग की बॉडी में होते हैं, दे ऑल आर कंसिडर्ड एज लाइफ प्रोसेस। जिंदा रहने के लिए जो चाहिए वो क्या है, वो सारे प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस, जो करने ही पड़े, मतलब जो लिविंग रहने के लिए सब प्रोसेस करने पड़ते हैं, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइफ प्रोसेस बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या करना पड़ता है, न्यूट्रिशन खाना पड़ता है, हमें खाना पड़ेगा ही, ठीक है, पेट का सवाल है ना। तो न्यूट्रिशन चाहिए, बिना खाना खाए रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। न्यूट्रिशन इज मस्ट। वाई न्यूट्रिशन, बिकॉज न्यूट्रिशन से हमको एनर्जी मिलती है। विल डिस्कस फर्दर कैसे एनर्जी मिलती है चैप्टर में। दूसरा है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है भैया, ठीक है। जो दूसरी जनरेशन बनती है, लाइक हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टी है, डेथ, और ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कि जितने भी लिविंग हैं उनकी डेथ होगी। तो अगर एक लिविंग है उसकी डेथ हो गई और उसने ये रिप्रोड्यूस नहीं किया तो उसकी जनरेशन तो आगे नहीं जाएगी, तो ऐसे तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। सो फॉर दैट पर्पस उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ अ लाइफ प्रोसेस। लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ये जो प्रोसेस होता है दैट इज रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज व्हाट, ये एनर्जी का प्रोसेस होता है। इससे हमको ये जो हमने फूड लिया है, न्यूट्रिशन में हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, तो ये जो फूड लिया है इसका ब्रेक डाउन करके, ये वाला जो प्रोसेस था कैटाबॉलिक प्रोसेस, इसका ब्रेक डाउन करके हमें एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है, जो हमारे डे टू लाइफ में हर वक्त क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल इज एक्सक्रेशन, जो हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है। अमोनिया जो बनता है एज एन यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, तो वो जो भी हम रिलीज करते हैं ये वो क्या होता है, एक्सक्रीशन के फॉर्म में आएगा। सो ये कुछ हम लोगों ने बात की है लाइफ प्रोसेस की, जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, अपनी लाइफ अपनी लिविंग फॉर्म में मेंटेन रहने के लिए, ठीक है। नॉन लिविंग ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज दे डोंट रिक्वायर एनी लाइफ, है ना, वो लाइफ स्टेट में है ही नहीं, वो तो नॉन लिविंग है। सो दे डोंट रिक्वायर एनी वन ऑफ दीज प्रोसेस, उनको नहीं चाहिए। सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ईच लाइफ प्रोसेस इन डिटेल। एक एक लाइफ प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे जो पहला लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, काम स्टार्ट करने से पहले खाना पीना, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करेंगे। सबसे पहले पेट पूजा, देन फिर हम आगे अपना और चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन देखिए, लाइफ, अब हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे ना चैप्टर के अंदर, दो में पढ़ेंगे, ह्यूमंस के अंदर देखेंगे, ठीक है, मेनली, और प्लांट्स के अंदर, बाकी छोटा मोटा और सिंपलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी देखेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के अंदर हम लोग देखेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन, ठीक है। होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। यू हैव टू रीड योर NCERT। आपको इन सब नोट्स को एक बार कॉपी कर लेना है अपने हाथ से, है ना,
और फिर उसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, ठीक है। नो नीड टू गो एनीवेयर, आपको कोई रिफ्रेशर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये चीज़ क्या करनी है, राइट डाउन करनी है। इट इज़ मोर देन इनफ, है ना, सेल्फ सफिशिएंट नोट्स हैं, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी रीड कीजिए, है ना, इसको लिख लेना है। इन दो पे आप बिल्कुल वो रहिए, स्टिक रहिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी आपकी मेजर प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपके नोट्स, अब नोट्स को पहले पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना एनसीईआरटी समझ आना थोड़ा मुश्किल होता है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, है ना। हमें जो एनसीईआरटी की लाइन होती है ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, सो वी आर नॉट एबल टू ऐसे हम मेमोराइज या फिर समराइज़ करके हम उसको सीधा नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा उन लाइन्स को सेग्रीगेट करके, सेपरेट आउट करके अच्छे से नोट्स बनाने होते हैं, जो काम मेरा है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, नोट्स को पढ़ के अच्छे से एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, एंड इसके बाद आपको सब समझ में आएगा बहुत इजीली। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है देन यू कैन आस्क मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, ओके। सो इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रिशन। थैंक यू।